वेलकम टू डेल्टा एकेडमी। आपका एक बार पुनः स्वागत है। और आज हम उपस्थित हैं पुनः इग्नियस रॉक पर विस्तृत चर्चा करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, इग्निस रॉक अर्थात इग्निस जो शब्द है वो उसका जो शाब्दिक अर्थ है वह अग्नि है, जो अग्नि से लिया गया है। आप सामने एक फ़ोटो देख रहे होंगे जिसमें मैग्मा जो है वो लावा के रूप में बह रहा है और एक अग्नि के तरीके से हमें दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से जो निर्मित चट्टानें हैं वो इग्नियस रॉक कहलाती हैं और इन्हें हम प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले जो कोई रॉक्स बनी है, सेल बनी है, तो वो आग्नेय सेल थी, आग्नेय चट्टानें थी या फिर इग्नियस रॉक थी। दोस्तों, ऐसा विश्वास किया जाता है कि जो आग्नेय सेल हैं उनका निर्माण पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास के हर समय होता रहा है और वर्तमान समय में भी इनका निर्माण हो रहा है। जैसे ज्वालामुखी उद्गार के समय जब गर्म लावा पृथ्वी के अंदर या बाहर जमकर ठोस होता है, तो इस प्रकार से जो निर्मित सेल होती हैं उन्हीं को आग्नेय सेल के रूप में जानते हैं। तो दोस्तों, ये क्या हैं और इनकी क्या विशेषताएं हैं, इन पर हम चर्चा करते हैं। अगर आप देखेंगे आग्नेय सेल की जो विशेषताएं हैं वो कई रूप में हैं। ये आग्नेय जो चट्टानें होती हैं काफ़ी कठोर होती हैं और इनमें जो पानी है वो इनके जॉइंट के सहारे, अगर आप पिछला वो देखेंगे तो यहाँ पर इसमें जॉइंट देखने को मिलेंगे आप लोगों को। इस वाले फिगर में अगर हम देखते हैं तो ये इसके जॉइंट्स हैं और यहाँ पर जॉइंट्स या फिर ये वाले जॉइंट्स, इन सबको हम देख सकते हैं। ये जो जॉइंट्स हैं और ये जॉइंट्स बनेंगे, इसी में पानी जा सकता है, यहाँ नहीं जा सकता है। इनके बीच में कहीं पानी नहीं जा सकता है, अर्थात ये पानी के लिए जो हैं अप्रवेश्य मानी जाती हैं, उनके अंदर पानी नहीं जा सकता है, कठोर होती हैं। लंबे समय तक अगर हम इन्हें खुला छोड़ दें तो अपक्षय के कारण जो ताप दाब का जो प्रभाव पड़ता है उसके कारण ये सॉफ्ट हो जाती हैं और कई बार इन्हें आराम से खोदा भी जा सकता है। इस प्रकार का हम इसमें कर सकते हैं। आगे देखते हैं। दूसरी जो विशेषता है, इसमें दानेदार होती हैं और ये दानेदार के साथ साथ रवेदार भी होती हैं, क्रिस्टलाइन फॉर्म में होती है। यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है तो आप लोग इसे जो है सही करेंगे। ये रवेदार है, अर्थात ये जो हैं क्रिस्टलाइन और ग्रेनुअल दोनों फॉर्म में पाई जाती है। इनके जो क्रिस्टलाइन हैं उनमें अंतर आता है, उनके साइज़ में अंतर आता है, उनके रूप में आता है। इसलिए कणों की बनावट जो है वो जो डिपेंड करती है वो मैग्मा के ठंडे होने की रेट पर डिपेंड करती है कि वो किस रेट से ठंडा हो रहा है, साथ ही साथ वो किस स्थान पर ठंडा हो रहा है, ये भी अंतर आता है। अगर मैग्मा जो है पृथ्वी के सरफेस के ऊपर ठंडा हो तो वो बहुत तेज़ी से जमेगा। इस कारण से जो है जो इसके क्रिस्टल हैं या जो पार्टिकल्स हैं वो नहीं बन पाते हैं और जो इसके क्रिस्टल होते हैं वो होते ही नहीं है या बहुत छोटे होंगे। लेकिन अगर ये पृथ्वी के अंदर ठंडा हो तो ये बहुत धीरे धीरे होगा और इसमें जो है जो दाने हैं या जो उसकी ग्रेनुअल फॉर्म है और उसका जो क्रिस्टलाइन फॉर्म है वो स्पष्ट देखने को मिल जाता है। दोस्तों, इसमें परतें नहीं पाई जाती, ये लेयर नहीं होता है, लेयर्ड का संबंध होता है। अगर इसमें कहीं से लावा आया किसी समय पर और फिर इसके ऊपर एक और आ गया या इस टाइप से करके, तो अब हम देख रहे होंगे ये जो साइन बना रहे हैं इसमें लेयर जो है उसका अभाव रहता है और कुछ समय बाद आप देखेंगे तो कोई लेयर इसमें नहीं दिखाई दे रही। इस प्रकार से इसके अंदर जो है परतें नहीं पाई जाती हैं। और तीसरा, अगर इसका रासायनिक गुण हम देखते हैं तो इनका अपक्षय कम होता है, यानी कि इनका जो ऑक्सीडेशन है या जो और दूसरे प्रकार की जो वो हैं वो कम होती हैं, ऑक्सीजन इनसे ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर पाती हैं। इसी कारण से हम इन्हें आजकल इमारतों में प्रयोग करते हैं। आप लोग देखते होंगे ग्रेनाइट जो है वो इसी से आग्नेय का एक रूप है ग्रेनाइट। उसकी रॉक्स को हम फ्लोर पर या और विभिन्न इमारतों में लगा रहे हैं। क्योंकि ये अपक्षय नहीं हो पाती हैं, घटित नहीं हो पाती हैं। उनका जो है ताप दाब पर और रासायनिक जो केमिकल रिएक्शन उनका जो संबंध है वो कम हो पाता है। साथ ही साथ इनमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं।
हैं फॉजिल नहीं पाए जाते। क्यों? क्योंकि अगर उस समय पर जीव रहा भी होगा तो वो जल करके वो इसी का रूप बन जाता है, क्योंकि ये बहुत टेम्परेचर पर 2000 डिग्री या उससे ऊपर के टेम्परेचर पर लावा जो है वो फ्लो करता है। तो इसमें लगभग हर प्रकार की चीज़ें पिघली हुई अवस्था में होती हैं। तो कोई जीव अगर होगा भी तो उसका अवशेष जो है पिघल करके वो लावा का ही फॉर्म बन जाता है। इस रूप में हम कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत जो है जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। साथ ही साथ इसमें जॉइंट या जंक्शन जो है ऊपर पाए जाते हैं। अगर हम नीचे की बात करेंगे तो नीचे वाला उसमें चूँकि जो रॉक्स होती हैं उसमें हीट ब्लॉक हो जाती है। अब लावा अगर ऊपर आएगा तो यहाँ तो इसमें जंक्शन मिलेंगे, लेकिन इसके अंदर जंक्शन नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये हीट धीरे धीरे गर्मा करके सभी पदार्थ को एक जैसा बना देती है। तो इसमें जंक्शन मिलने की संभावनाएं कम होती हैं। तो इस प्रकार की इसकी विशेषताएं थी। आगे चलते हैं, क्लासिफिकेशन करेंगे इग्नियस रॉक का। तो क्लासिफिकेशन ऑफ इग्नियस रॉक अर्थात आग्नेय शैलों का वर्गीकरण जो है वो 2-3 रूपों में देखने को मिलता है। सबसे पहला जो है उत्पत्ति के आधार पर है, अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ ऑक्यूरेंस। दूसरा जो प्रकार है वो कणों के आधार पर है, अकॉर्डिंग टू टेक्सचर, उसके कण कैसे हैं, उसका टेक्सचर कैसा है, इसके आधार पर करेंगे। और तीसरा जो रूप है वो अकॉर्डिंग टू केमिकल कंस्टिट्यूएंट है, अर्थात रासायनिक संरचनाओं के आधार पर भी हम आग्नेय चट्टानों का वर्गीकरण कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हम पहले की बात करते हैं जो अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ ऑक्यूरेंस है, उत्पत्ति की प्रक्रिया के आधार पर किस रूप में ये उत्पत्ति हुई है, तो इसे हम 2 रूप में देख सकते हैं। एक होती है इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, अर्थात जो पाताल में निर्मित होती है, पृथ्वी के बहुत अंदर की ओर जा कर के निर्मित होती हैं, जिसे प्लूटोनिक इग्नियस रॉक भी कह सकते हैं। और दूसरा हाइपरबेसिल इग्नियस रॉक होती हैं जो मध्यवर्ती आग्नेय चट्टानें होती हैं, तो हम उन पर भी चर्चा कर सकते हैं। तो दोस्तों आगे देखते हैं, इसमें ये फॉर्म है अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ ऑक्यूरेंस। तो पहला इंट्रूसिव इग्नियस रॉक है और दूसरा जो है वो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक है, अर्थात अंतः निर्मित आग्नेय शैलें हैं और बाह्य निर्मित आग्नेय शैलें हैं। और फिर उसके अंतर्गत दो चीज़ें दे रखी हैं। अगर हम बात करते हैं पाताली आग्नेय शैल की, तो उसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ एक्सट्रूसिव के अंतर्गत एक्सप्लोसिवली हैं, विस्फोटक प्रकार के, अचानक से विस्फोट होता है। और दूसरा जो प्रकार है वो शांत प्रकार का है। इन पर हम चर्चा नेक्स्ट उसमें करेंगे क्लास में। अभी हम ऊपर की प्लूटोनिक और हाइपरबेसिल इग्नियस रॉक पर चर्चा करते हैं। तो अपर्दन के बाद अगर हम बात करते हैं तो ये जो हमारी अंतर्जात या अंतःनिर्मित आग्नेय शैल हैं, ये तब होती हैं जब ज्वालामुखी का जो मैग्मा होता है वो ऊपर की तरफ आकर के धरातल के ऊपर ना पहुंच करके धरातल के अंदर ही ठंडा हो जाए। तो इस प्रकार का जो रूप होता है वो हमारा प्लूटोनिक इग्नियस रूप कहलाता है ना, अंतर्जातीय। और इसके अंतर्गत ग्रेनाइट नामक जो सेल्स हैं वो अंदर की ओर बनती हैं। और इसका उदाहरण जो है ग्रेनाइट हम ले सकते हैं। जो इसका नाम दिया है प्लूटो नाम का मतलब होता है, प्लूटो का मतलब होता है पाताल, इसलिए इसको प्लूटोनिक जो इग्नियस रॉक है वो भी कह सकते हैं। इतनी गहराई में स्थित होती हैं कि पृथ्वी के ऊपरी भाग के अत्यधिक अपर्दन अथवा उत्थान के बाद ही ये ऊपर दिखाई देती हैं। अगर बहुत ज़्यादा होगा, जैसे अरावली की पहाड़ियाँ हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इनका ये लगभग लास्ट स्टेज में आ चुके हैं, तो इनके अंदर का जो भाग है वो दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं हाइपरबेसिल की या मध्यवर्ती अंतर्जात आग्नेय शैल जो हैं। ये जब ज्वालामुखी का उद्गार के समय जब गर्म और तरल मैग्मा ऊपर उठता है, परंतु जो धरातलीय अवरोध हैं उनके कारण ये दरारों में या छिद्रों में या नली में जमकर ठोस रूप धारण कर लेता है। तो इस प्रकार की जो शैल का निर्माण होता है वो हमारी हाइपरबेसिल कहलाती हैं, क्योंकि ये पृथ्वी के बीच में रहती है। इनका जो निर्माण है वो धरातल की सतह के नीचे होता है। और जब इनका बहुत ज़्यादा अपर्दन होता है तो ये बैथोलिथ, फैकोलिथ, लोपोलिथ और डाइक के रूप में देखने को मिलती हैं। जैसे आप लोग यहाँ देख रहे होंगे, बैथोलिथ, लैकोलिथ, फैकोलिथ, लोपोलिथ, सिक्ल और डाइक। इनकी डेफिनेशन आ सकती है और कई बार आता भी रहता है। तो अपर्दन के बाद मध्यवर्ती जो आग्नेय शैल हैं, यहाँ पर इसे सही करेंगे, उनका जो वो धरातल पर दिखाई देने वाले विभिन्न रूप जो हैं वो ये हैं। आगे चलते हैं, आप यहाँ पर बैथोलिथ की बात करेंगे। तो बैथोलिथ आप यहाँ मैग्मा देख रहे होंगे नीचे,
और मैग्मा जब ऊपर आता है तो ये मैग्मा है और ये विभिन्न नालियों के द्वारा ऊपर आया और ये पृथ्वी की लेयर्स के अंदर फंस गया और यहाँ ठंडा हो रहा है। तो जब धीरे धीरे ठंडा होता है तो ये बैथोलिथ कहलाते हैं। इनके आकार जो होते हैं कई किलोमीटर तक हो सकते हैं, ये 100 किलोमीटर या उससे भी अधिक हो सकते हैं। और ये गुंबद के आकार के होते हैं। इनके जो किनारे होते हैं वो खड़े ढाल वाले होते हैं और इनका जो बेस है वो अधिक गहराई में होता है। अपर्दन द्वारा इसका ऊपरी भाग दिखाई देता है, परंतु इसका जो बेस है वो कभी नहीं दिखाई देगा। तो आप इसका जो ये वाला हिस्सा देख सकते हैं, अगर ये ऊपर की लेयर हट जाए तो केवल ये दिखाई देगा, ये कभी नहीं दिखाई देगा। तो इस रूप में ये बैथोलिथ हैं। और बैथोलिथ जो है पर्वतीय क्षेत्रों में जहाँ ज्वालामुखी का उद्गार होता रहता है वहाँ पाए जाते हैं और इनमें जो है ग्रेनाइट मात्रा में मिलता है। इसका अगर हम भारत के संदर्भ में बात करते हैं तो रांची का जो पठार है वो एक बैथोलिथ है। इसी रूप में ये काफ़ी बड़े बड़े हो सकते हैं, 100 या 3-3, 4-4 हज़ार किलोमीटर के भी हो सकते हैं, जैसे उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। अब हम बात करते हैं लैकोलिथ की। लैकोलिथ जो है वो मैग्मा निर्मित एक बहुत बड़ा आकार होता है जिसका जो फॉर्म है वो एक तरीके से उत्तल रूप में देखने को मिलता है, कॉन्वेक्स रूप में मिलता है। और लैकोलिथ के बीच में जो है परतदार चट्टानों के बीच में पाया जाता है। आप लोग देख रहे होंगे इसमें परत हैं, जैसे यहाँ पर एक ये कलर है ये, और दूसरी परत ये है, एक परत ये है। तो इसके बीच में जो है ये लैकोलिथ है और ये कॉन्वेक्स फॉर्म में है, उत्तल लेंस की तरीके से कॉन्वेक्स आर्क बना हुआ है। बैथोलिथ किसी भी चट्टान में बन सकता है, परंतु लैकोलिथ जो है केवल परतदार चट्टान में बनता है, ये इसका याद रखेंगे। और इसका जो एग्जाम्पल है लैकोलिथ का वो छोटा नागपुर का पठार है जो उसमें देखने को मिलता है। अगर हम बैथोलिथ की बात करेंगे तो ये बैथो का मतलब होता है गहराई से, और लैकोलिथ जो है वो लिथोस से लिया गया, अर्थात उसका मतलब है जो है चट्टानों से संबंधित है। दोस्तों इस प्रकार की और भी रचनाएं हम देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे जो प्लूटोनिक और वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ लैकोलिथ है, लैकोलिथ ये आर्क फॉर्म में है। यहाँ पर एक सिल बन रही है, सिल पत्थर आप लोग जानते होंगे जिस पर पुराने समय में चटनी पीसी जाती थी, ये वो है। और ये डाइक है इस टाइप से करके, और ये प्लूटॉन्स है, यानी कि जो पृथ्वी के नीचे का भाग है, ये बैथोलिथ का एक हिस्सा है। दोस्त ये डाइक हो गई हमारी और ये लावा फ्लो कर रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है एक संरचनाएं हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। आगे चलेंगे तो दोस्तों हम अगली क्लास में पुनः उपस्थित होंगे और देखेंगे कि सिल, डाइक ये सब चीज़ें क्या हैं। इनकी डेफिनेशन पूछी जाती रहती है कि डाइक क्या है, उसके कितने प्रकार हैं। तो सिल जो होता है वो हॉरिजॉन्टली होता है और वर्टिकली जो होगा वो डाइक बनेगा। इतना याद रखेंगे, एक बार फिर देखेंगे। और जो फैकोलिथ है वो इस तरीके से आता है जैसे साइन कर्व होता है ना, उस टाइप का। साइन कर्व मतलब जैसे कोई एसी का एक ग्राफ बनाया जाता है, उस तरीके से जब मोड़दार पर्वतों के रूप में जब वो बनता है, जैसे नवीन वलित पर्वत हैं तो वो नवीन वलित पर्वत नहीं होता, लेकिन कई बार इस प्रकार से मुड़ जाता है, तो वो हमारा फैकोलिथ कहलाता है। अगर हम लैपोलिथ की बात करते हैं तो इसका जो मतलब है, ये छिछला एक टाइप का बेसिन है, जो उभरा हुआ बेसिन होता है। जब मैग्मा जो है उसका जमाव जो है धरातल के नीचे एक कॉनकेव रूप में हो, तो वो जो है तस्तरी नुमा, जो प्लेट नुमा आकार बनेगा, वो हमारा लोपोलिथ कहलाएगा। और जो सिल है वो आप जाने गए हैं, ये हॉरिजॉन्टली एक प्लेट टाइप में होता है, और जो डाइक होती है वो वर्टिकली एक उसके लंब रूप में दिखाई देती है। तो इस प्रकार से ये हमारी बनने वाली आकृति हैं जो आग्नेय शैलों के द्वारा बनती हैं। दोस्तों मुझे आशा है कि आपकी फ़िज़िकल ज्योग्राफी की जो ये लगातार क्लासेस चल रही हैं आपको पसंद आ रही होंगी, और आप इसे लगातार तैयार करके रखें। जो जून का आपका महीना है वो बहुत ही कीमती है और उसकी सफलता इस महीने की सफलताओं पर आधारित है। अगर आप रोज़ मेहनत कर रहे होंगे तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। इस फ़िज़िकल ज्योग्राफी के साथ साथ हम लोग अभी पोल्ट्री पर भी क्लास चला रहे हैं, तो आप उसकी भी क्लासेस देखते रहें। और साथ ही साथ कुछ समय बाद हम लोग कुछ पेपर सॉल्व करेंगे, और मैं एक क्लास कर भी चुका हूँ पेपर सॉल्व पर, और उसमें काफ़ी सारी आपको इन्फॉर्मेशन दी गई हैं कि पेपर सॉल्व करते समय हम लोग उसका कैसे बेनिफिट उठा सकते हैं। 15-20 साल या 25 साल के पुराने पेपरों को आप सॉल्व करें और उनमें दी गए जो वर्ड्स हैं उनकी एक्सप्लेनेशन को तैयार करें कि वो वर्ड्स क्या हैं।
तो आपकी तैयारी जो है बहुत तेज़ी से चलेगी। साथ ही साथ आप न्यूज़पेपर लगातार पढ़ते रहें और जो कुछ मैगज़ीन्स हैं, अच्छी मैगज़ीन्स, आप उन्हें ज़रूर देखें। योजना और कुरुक्षेत्र जैसी मैगज़ीन्स को ज़रूर पढ़ते रहें, ताकि सरकार के द्वारा किए गए जो कार्य हैं वो भी आपको समझ में आते रहें। और जो योजनाएं हैं उसके लिए काफ़ी सारी मार्केट में बुक्स हैं, आप उन सभी के साथ तैयारी करते रहें। और कभी अगर आप लोगों को प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट में ज़रूर हमसे कांटेक्ट करें, या फिर आप हमें पर्सनल नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अगले क्लास में पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें और अपनी तैयारी को ज़रूर कंटिन्यू रखें। एक बार पुनः उपस्थित होंगे एक अच्छे रोचक विषय के साथ, जो आपके जीवन को और आगे बढ़ाए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।